तमिलनाडु से आपको बताएंगे, जहां कृषि मंत्री ने उत्तर भारतीय प्रवासी श्रमिकों के बारे में एक आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी है। मंत्री पनीर सेल्वम ने कहा है कि उत्तर से आए लोगों ने केवल हिंदी सीखी है, उन्हें दक्षिणी राज्य में रोजगार के सीमित अवसर मिलते हैं और वे निम्न स्तर के काम करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उत्तर से आए लोग तमिलनाडु में मेद साफ करने आ रहे हैं। वे यहाँ निर्माण मजदूर, पानी पूरी बेचने वाले के रूप में काम करते हैं क्योंकि उन्हें केवल हिंदी सीखी है। அவன் ஹிந்தி பேசுறதுனால இங்கே ஹிந்தி பேசி ஹிந்தியை மட்டும் அவன் கொண்டு படித்த காரணத்தாலே அவன் இங்கே வேலை வாய்ப்பு இல்லாமல் நம்ம இங்கே வந்து இங்கே கட்டட தொழிலாளியாக இங்கே டேபிள் துடைக்கின்றாங்க, பானிபூரி விற்கின்றாங்க, இங்கே வரான். வடக்கா உள்ளவன் இங்கே டேபிள் துடைக்க வரான். இங்கே ஃபாதர்லாம் வந்திருக்காங்க. வடக்கே உள்ளவன் வந்து இங்கே வந்து டேபிள் துடைக்க வராங்க. எதுக்கு வரான்? அவன் ஹிந்தி பேசுறதுனால இங்கே ஹிந்தி பேசி ஹிந்தியை மட்டும் அவன் கொண்டு படித்த காரணத்தாலே அவன் இங்கே வேலை வாய்ப்பு இல்லாமல் நம்ம இங்கே வந்து இங்கே கட்டட தொழிலாளியாக இங்கே டேபிள் துடைக்கின்றாங்க, பானிபூரி விற்கின்றாங்க, இங்கே வரான். और तमिलनाडु के मंत्री की आपत्तिजनक टिप्पणी पर बिहार की सियासत उबाल मार रही है। एनडीए के सांसदों ने एक सुर में पन्नीर सेल्वम के इस बयान को क्षेत्रवाद और भाषावाद के नाम पर देश को बांटने वाला बता दिया है। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय झा ने कहा कि उत्तर भारत के लोग जहां भी जाते हैं वहां की अर्थव्यवस्था को और मजबूती देते हैं, उन्हें मजबूत करते हैं और ये बात कांग्रेस आरजेडी को बतानी चाहिए। वहीं केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी इसका जवाब दे दें, वो उत्तर भारतीयों को गाली सुनवा रहे हैं। विपक्ष की ओर से आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने कहा कि इस विवाद से बचने का सबसे बेहतर और अच्छा तरीका उत्तर भारत में ज्यादा से ज्यादा निवेश और रोजगार के अवसर पैदा करना है, जबकि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने ऐसे विवादित बयान देने वालों को देश का दुश्मन बता दिया। डीएमके की तरफ से हमेशा बोला गया है उत्तर भारतीय जहां गए हैं वहां उन्होंने इकोनॉमी वहां बिल्ड की है, लेकिन ये बात कांग्रेस को खास करके बताना चाहिए, आरजेडी को बताना चाहिए। एलआई है ना इंडी गठबंधन, क्योंकि गठबंधन के जो नेता लोग हैं उनका भाव कैसा है उत्तर भारत के लोगों को लेकर के, खास करके बिहार यूपी के लोग। पूछिए न अबोध बालक से, सहयोगी बने हैं। तमिलनाडु में सरकार चला रही है कांग्रेस। उत्तर भारतीयों को यानी यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान सारे लोगों को गाली सुनवा रहे हैं। इसका जवाब तो राहुल गांधी को देना चाहिए। क्या इस देश में विभेद पैदा करवा रहे हैं? अगर इसका रास्ता सही क्या है तो वह रास्ता ही बनता है कि आप उत्तर भारत में निवेश बढ़ाएं, उत्तर भारत में पढ़ाई लिखाई ठीक करें, स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक करें कि लोगों को दूसरी जगह न जाकर के अपमानित होना पड़े। ये रास्ता है। बाकी इसके बाद तू मैं यह टीआरपी बटोर सकता है, समाधान नहीं दे सकता। जो लोग देश को नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट में बांट के देखते हैं, हिंदी क्षेत्रीय भाषा में बांट के देखते हैं, जाति में बांट के देखते हैं, हिंदू मुस्लिम के आधार पर बांट के देखते हैं, वो लोग सही मायनों में देश के दुश्मन हैं। वो लोग देश का भला कभी नहीं चाहते, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए ऐसी ओछी राजनीति करते हैं। और देखिए, कल सीएम नीतीश कुमार ने कैबिनेट की बैठक बुलाई है। मुख्यमंत्री सचिवालय में इस बैठक को रखा गया है। कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सभी विभागों के मंत्री भी इस मौके पर मौजूद रहेंगे। कल सीएम नीतीश कुमार ने कैबिनेट की बैठक बुलाई है। मुख्यमंत्री सचिवालय में इस बैठक को रखा गया है। कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगेगी, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। कल सीएम नीतीश ने कैबिनेट की अहम बैठक बुलाई है। बढ़ते आगे, विधानसभा में आज विधायक संदीप सौरभ के सवाल पर जमकर नोकझोंक हुई है। पालीगंज में सहकारिता विभाग का कार्यालय खोलने को लेकर सवाल पूछे गए थे, जिस पर जिस अंदाज में मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी ने जवाब दिया, उस पर संदीप सौरभ नाराज हो गए। मंत्री पर जवाब देने की बजाय धमकी देने के आरोप लगा दिए गए।
अनुमंडल पालीगंज में क्यों नहीं शिफ्ट किया गया है? इसको शिफ्ट करना चाहिए था। सरकार ने सहायक निबंधक पद के लिए स्वीकृति दी थी 13/4/2018 को कि वहां पदाधिकारी बैठाए जाएंगे, लेकिन अभी तक गोल गोल पूरा जवाब आया है। जवाब स्पष्ट है, अब उनको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं समझा दे रहा हूं। और इनको नहीं, एक मिनट सुन लीजिए। माननीय सदस्य, अनुरोध कर रहे हैं कि स्पष्ट जवाब है। अभी तक आप अनुरोध ही कर रहे हैं ना जवाब में। सुनने की क्षमता रखिए माननीय सदस्य। हमने विधानसभा के अंदर प्रश्न लिख करके डाल दिया। जब विभाग को सूचना मिली उसके बाद 15/1/2026 को आप अनुरोध कर रहे हैं कि हमें निकास और वेतन का अपराधिकार दिया जाए, तो ये बात को गोल गोल घुमाना ही तो हुआ महोदय। जब 2018 से ये स्वीकृत पद था तो आपने क्यों नहीं भरा? ये ठोस बात आपको कहनी चाहिए थी। तो मंत्री जी जवाब देने के बजाय धमकी केवल दे रहे हैं। ऐसी इस भाषा में जवाब दिया जाता है महोदय? इस भाषा में जवाब देंगे मंत्री? ये कोई भाषा है जवाब देने का? सबसे जवाब दे रहे हैं अध्यक्ष महोदय। एक धमकी तो हम लोग नहीं दे सकते हैं। हो जाएगा हमको धमकी देने का तो इधर से कभी नहीं हो सकता है, लेकिन जो जवाब है वो जवाब जैसे महालेखाकार हो जाएगा। बस ये बताइए, खत्म है। बिना महालेखाकार के अनुमति के नहीं हो सकता है। जैसे महालेखाकार की अनुमति आएगी, निकासी एवं व्ययन प्राधिकार का पत्र जैसे प्राप्त होगा, वैसे आपको हम कहां करें कि आप क्वेश्चन गलत किए हैं? आपका क्वेश्चन जायज है, सही है। जहानाबाद की नीट छात्रा संवेदना की मौत का मामला आज विधान परिषद में भी उठा है। नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी और विपक्षी पार्षदों ने सदन के बाहर बैनर पोस्टर लगाकर प्रदर्शन किया, सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नीट छात्रा के मामले को लेकर राबड़ी देवी ने बड़े आरोप लगाए और ये कह दिया कि इस मामले में मंत्री का बेटा या कोई मंत्री शामिल हो सकता है और इसीलिए इस पूरे मामले की लिपापोती पुलिस कर रही है और इसी मकसद से सीबीआई को भी ये पूरा केस सौंप दिया गया। लिपापोती करके तब सीबीआई को दिया जाता है। लिपापोती करके बचाने का काम सरकार के आदमी है। सरकार के कोई मंत्री का बेटा होगा चाहे मंत्री कोई होगा, सरकार का आदमी है, कोई नहीं है। इसीलिए चुप्पी अपना साधे हुए। और देखिए, नीट छात्रा मामले पर मंत्री जमा खान का बयान आया है। नीट छात्रा मामले पर उठ रहे सवाल पर उन्होंने कहा कि जो भी सरकार काम करती है इन लोगों को नजर ही नहीं आता। विपक्ष विरोध का चश्मा पहने हुए हैं और इसीलिए हर काम इन्हें बुरे ही लगते हैं। ये जांच देश के सबसे मजबूत एजेंसी को सौंपी गई है। सीबीआई जांच में सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। होता है, जांच होती है, कार्रवाई की जाती है, जो आप जानते हैं। बहुत जल्द नहीं, अगर नहीं तो गलत हुआ है तो कार्रवाई हुई है, गिरफ्तारी हुई है और गिरफ्तारी होगी। सदन के अंदर भी कह रहे हैं आवाज उठाएंगे, आवाज उठाए उनके मन और स्वतंत्र है, जो जहाँ फ्रीडम है, जो जहाँ उठा अलग बात है, लेकिन मेरी सरकार काम करती है। जो गलत करता है तो कार्रवाई की जाती है, जेल में जाता है। देखिए, पटना में नीट की छात्रा संवेदना की मौत मामले में पटना एसएसपी ने सीसीटीवी फुटेज से किसी तरह की छेड़छाड़ से इनकार कर दिया। पटना एसएसपी ने कहा है कि हॉस्टल से जुड़े सीसीटीवी फुटेज की जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेजा गया। इसमें रिपोर्ट आई है कि फुटेज में किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं हुई। हॉस्टल का जो सीसीटीवी फुटेज है उससे संबंधित डीवीआर को सीज किया गया और डीवीआर का एनालिसिस के लिए एफएसएल में भेजा गया, जहां से एफएसएल के द्वारा कंफर्म कराया गया कि ये जो वीडियो है वो लगातार है और इस वीडियो में कहीं भी किसी तरह का भी छेड़छाड़ नहीं किया गया है। ये वीडियो जो है वो पूरे 11 जगहों का लगाया गया है, जो जितने भी रास्ते हैं सब जगह कवर करता है। इसमें जब देखने से ये पाया गया कि दिनांक 5 तारीख को दोपहर के करीब 3:30 बजे के आसपास पीड़िता हॉस्टल में ही रहने वाली एक अन्य लड़की के साथ हॉस्टल में आती है, स्टेशन से यहाँ पहुँचती है और अपने कमरे में जाती है। कमरे पे जो गेट एंट्री है उस पर फुटेज वगैरह है। इसमें दिखाया जाता है कि वो केवल 2 बार 2-2 मिनट के लिए निकलती हैं, जो बाथरूम जाती हैं और वापस आ जाती हैं और उसके बाद कंटिन्यूसली जो है वो अपने कमरे में ही रहती हैं। उनको अपने कमरे से न कभी निकलते देखा गया, ना ही किसी अन्य लड़कियों के द्वारा ये सूचित किया गया कि कोई व्यक्ति वहाँ पे आया है।
और देखिए, नीट की छात्रा संवेदना की मौत मामले पर डीजीपी विनय कुमार ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि नीट छात्रा मौत मामले में संबंधित हॉस्टल पर कार्रवाई होगी, क्योंकि उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया। पुलिस को जो भी जानकारी मिली है वो हॉस्पिटल से मिली है। उन्होंने कहा कि हॉस्टल संचालिका चाहती तो डायल 112 डायल करके सारी जानकारी दे सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और इसलिए उनके खिलाफ हम एक्शन जरूर लेंगे। उनके हॉस्टल का लाइसेंस भी रद्द करवाया जाएगा। तो थाना को निश्चित रूप से जो मैनेजमेंट है वहां का हॉस्टल का, उसकी यह जिम्मेवारी है कि यदि सामान्य से सामान्य घटना होती है उसकी भी जानकारी थाना को दें, क्योंकि यह बच्चियों की सुरक्षा और उनके सुरक्षित भविष्य का सवाल है। इसलिए सूचना देने में कोई कोताही नहीं बरती जानी चाहिए। अभी जो घटना हुई है उसमें यह पाया गया कि पुलिस को सूचना देने में काफी विलंब हुआ। ये हॉस्टल की भी जिम्मेवारी है, इसके लिए उन पे कार्रवाई की जाएगी और उनको हॉस्टल चलाने के जो लाइसेंस है उसको कैंसिल किया जाएगा। शी कैन नॉट रन एनी हॉस्टल इन पटना। हम लोग इंश्योर करेंगे कि जो भी संचालिका है जिसमें घटना हुई है उन्होंने पेरेंट्स को खबर कर दिया, इसके संकेत मिले हैं, लेकिन पुलिस को एकदम ही नहीं खबर किया। डायल 112 को खबर कर सकते हैं, डायल 112 यहाँ पे अवेलेबल है, 10 मिनट के अंदर में हमारी डायल 112 पहुंच जाती है। और देखिए, दरभंगा में मजदूरी के पैसे का विवाद जातीय रंग में बदलने के बाद पूरे गांव में तनाव और डर का माहौल है। घटना कुशेश्वर स्थान के हरिनगर गांव की है। मजदूरी के बकाये पैसे की मांग को लेकर 30 जनवरी को विवाद हुआ, जिसके बाद बवाल बढ़ता चला गया। मारपीट पथराव में 11 लोग घायल हो गए और उनके खिलाफ केस भी दर्ज किया गया। 70 नामजद एफआईआर हैं और इस मामले में अब तक 12 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। आरोप यह है कि कुछ ब्राह्मण लोगों ने कैलाश पासवान के घर पर हमला कर दिया, घर में घुसकर मारपीट की, जिसके बाद झड़प मारपीट के साथ ही पथराव तक बात पहुंच गई, जिसके बाद पंचायत स्तर पर विवाद को सुलझाने की कोशिश भी की गई, लेकिन मामला पुलिस तक पहुंच गया। पीड़ित पक्ष की ओर से एफआईआर में ब्राह्मण लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, जिसमें कई ऐसे लोग हैं जिन्हें आरोपी बना दिया गया है, जो गांव में मौजूद भी नहीं थे। इसके बाद पूरे गांव में तनावपूर्ण माहौल है। पुलिस कैंप कर रही है और मामले को सुलझाने की कोशिश जारी है। तो अब जानिए कि कैसे पैसे के विवाद से शुरू हुआ बवाल जातीय टकराव में तब्दील हो गया, बदल गया। ऐसे में सवाल है कि अब पुलिस आखिर कर क्या रही है, क्या एक्शन लिया गया है। तो आपको हम ये बताते हैं कि दरभंगा पुलिस ने पूरे मामले को गंभीरतापूर्वक लिया है। गांव में तनाव के बाद अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। बिरौल एसडीपीओ प्रभाकर तिवारी ने भरोसा दिलाया है, किसी भी निर्दोष को नहीं परेशान किया जाएगा। मारपीट में शामिल दोषियों पर कार्रवाई होगी। पूरे गांव पर प्राथमिकी की बात आई है सामने और फिलहाल इस पूरे मामले की सघनता से जांच पड़ताल की जा रही है और पुलिस ये दावा कर रही है कि किसी भी ऐसे व्यक्ति पर हम कार्रवाई नहीं करेंगे जो निर्दोष हो, जो गांव में मौजूद ही ना हो, क्योंकि बताया जा रहा है कि कई ऐसे लोग हैं जिन पर एफआईआर दर्ज हुई है, वो गांव में मौजूद ही नहीं थे। कभी आस्था तो कभी लालच देकर भोले भाले लोगों का धर्म परिवर्तन कराना, ये मिशनरियों का सबसे बड़ा हथियार है। कुछ ऐसा ही देखने को मिला मुजफ्फरपुर में, जहां एक छोटे से घर में करीबन 300 लोगों का धर्म परिवर्तन कराने के लिए उन्हें इकट्ठा किया गया था। जब हिंदूवादी संगठन को इसकी जानकारी मिली तो वहां पहुंचकर जमकर बवाल काटा। बताया जा रहा है कि यहां न सिर्फ बिहार के अलग अलग जिलों से लोग इकट्ठा हुए थे, बल्कि दूसरे राज्यों से भी लोग पहुंचे हुए थे। इस रिपोर्ट को आप देखिए। मुजफ्फरपुर में धर्म परिवर्तन का अधर्म खेल। प्रार्थना सभा के नाम पर मिशनरी की पढ़ाई, मिशनरियों के निशाने पर भोले भाले लोग, अंधविश्वास, डर और पैसों की लालच। भोले भाले लोगों को फंसाकर उनका धर्म परिवर्तन कराने के लिए मिशनरियों का सबसे बड़ा हथियार है। तस्वीर में दिख रही इस भीड़ में मौजूद लोग भी इसी चीज के शिकार हैं। मुजफ्फरपुर के नगर थाना क्षेत्र के चंदवारा मदरसा चौक पर एक घर में करीब 300 पुरुष महिला मिशनरियों के इसी चक्कर में फंसकर अपना धर्म परिवर्तन करने पहुंचे थे। लेकिन जब इसकी जानकारी हिंदूवादी संगठन को लगी तो यहां पहुंचकर जमकर हंगामा किया। हमारा कहने का मतलब है कि बाबा गरीबनाथ की भूमि है और यहाँ पे इस तरह का कुकृत हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हिंदू किसी धर्म को नहीं जाके कहता है कि तुम आओ हमारे धर्म में मिलो, तुम आओ हमारे धर्म में मिलो, लेकिन इस तरह का पैसा का प्रलोभन देकर धर्मांतरण करने का प्रयास जो किया जा रहा है ये काफी गलत है। एक छोटे से मकान में 300 से ज्यादा लोग इकट्ठा थे। मामला पुलिस तक पहुंचा और पुलिस ने जांच की तो पता लगा कि मिशनरियों ने यहाँ धर्म परिवर्तन के लिए प्रार्थना सभा बुलाई थी।
दूसरे जिले और दूसरे राज्य के भी लोग इकट्ठा हुए थे। लोगों को डर और लालच देकर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। अभी तक तो यही है कि इन लोग अभी बता रहा है कि प्रार्थना सभा था, लेकिन अभी जांच का विषय है, जांच करने के उपरांत अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, इतनी भीड़ जमा करने के लिए कोई परमिशन लेटर वगैरह दिखाया गया है? नहीं, कोई परमिशन लेटर नहीं। पुलिस अब मामले की जांच में जुट गई है और संचालक से पूछताछ कर रही है कि आखिर बिना परमिशन के इतनी भीड़ एक छोटे से घर में क्यों इकट्ठा की गई। पुलिस का कहना है कि जो भी दोषी होगा उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, लेकिन सवाल यह है कि बार बार कार्रवाई के बाद भी मिशनरियों में ये हिम्मत कैसे आ जाती है कि शहर के बीचों बीच धर्म परिवर्तन के अधर्मी खेल का आयोजन कर देते हैं। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ की रिपोर्ट। मधेपुरा के बीपी मंडल इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्रा की संदिग्ध मौत के मामले में अब एक नया मोड़ आ गया है। मृत छात्रा खुशबू कुमारी के पिता ने इसे आत्महत्या मानने से इनकार करते हुए हत्या की आशंका जता दी है। उन्होंने सिंगेश्वर थाना में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ हत्या का मामला भी दर्ज किया है। आवेदन में यह बताया गया कि उनकी बेटी खुशबू 1.5 वर्षों से बीपी मंडल अभियंत्रण महाविद्यालय में रहकर पढ़ाई कर रही थी और छात्रा की मौत की सूचना पर जब वो कॉलेज पहुंचे तो खुशबू का शव एम्बुलेंस में पोस्टमार्टम के लिए रखा हुआ था। कमरे का सारा सामान अस्त व्यस्त था, बिखरा हुआ था। साथ ही कमरे के पीछे वाले गेट की कुंडी टेढ़ी अवस्था में मिली है, जिससे शक और गहरा गया। बड़ी खबर अररिया से, जहां फर्जी तरीके से चल रहे डॉक्टर की क्लिनिक, नर्सिंग होम और पैथोलॉजी सेंटर के खिलाफ कार्रवाई की गई। डीएम के आदेश पर 7 ऐसे संस्थानों को सील किया गया जो अवैध तरीके से या फर्जी डिग्री के आधार पर चल रहे थे। इसमें 6 संस्थान एक ही जगह बापू मार्केट में चल रहे थे। डीएम ने कहा कि जितने भी संस्थानों को सील किया गया उन सभी के संचालक और मालिकों को जेल भेजा जाएगा। अररिया में जिन नर्सिंग होम और पैथोलॉजी सेंटर को सील किया गया उसके नाम भी आपको बताते हैं। उमर नर्सिंग होम, खलीलाबाद हेल्थ एंड वेलनेस क्लिनिक, बापू मार्केट डॉक्टर मोहम्मद अशीम का क्लिनिक, बापू मार्केट पटना डिजिटल एक्सरे सेंटर, बापू मार्केट हाईटेक पैथोलॉजी, बापू मार्केट और पैथोलॉजी सेंटर संचालक मुख्तार, बापू मार्केट पैथोलॉजी सेंटर संचालक इफ्तिकार, बापू मार्केट। ये ऐसे पैथोलॉजी हैं जिन्हें सील किया गया है। जो भी अवैध जो जांच घर हैं या क्लिनिक्स हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। 7 ऐसे संस्थान हैं जो कि हमने आज सील किए हैं और इनके खिलाफ आगे एफआईआर भी की जाएगी और वैधानिक कार्रवाई करते हुए ये मैसेज है समाज के उन लोगों के लिए जो अवैध तरीके से क्लिनिक्स या जांच घर चलाते हैं और लोगों की जिंदगियों से खिलवाड़ करते हैं। अररिया जिला में अभी आगे नहीं चलने दिया जाएगा। खबर आरा से है, जहां रेल यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए एक जरूरी खबर है। कई ट्रेन के रूटों में बदलाव किया गया है, जिसके कारण ट्रेन 5 फरवरी से लेकर 21 मार्च तक निर्धारित रूट के बदले अलग रूट पर चलेंगी और इसको लेकर आदेश भी जारी कर दिया गया है। गया जंक्शन के पुनः विकास को लेकर किए जा रहे कामों को लेकर रेलवे की तरफ से मेगा ब्लॉक किया गया है। के लिए ये खबर जानना जरूरी है। गया जंक्शन के पुनर्विकास को लेकर प्लेटफॉर्म संख्या 2 एवं 3 पर चल रहे कार्य को लेकर के रेल प्रशासन के द्वारा बड़ा फैसला लिया गया है, जहां की उस रूट से जाने वाली कई ट्रेनों के मार्ग परिवर्तन किए गए हैं और 5 फरवरी से लेकर के 21 मार्च तक मेगा ब्लॉक लेने का निर्देश रेलवे के द्वारा जारी किया गया है। इसको लेकर के कई ट्रेनों के रूट में आंशिक परिवर्तन किया गया है, जहां की एक 3243, एक 3244 पटना भभुआ रोड एक्सप्रेस जो कि गया से सासाराम को जाती थी, अब वो गया रूट के बजाय आरा सासाराम रेल मार्ग से किया जाएगा और यह ट्रेन भभुआ से पटना आरा होकर चलती है, लेकिन अब ये पटना से सीधे आरा से सासाराम होकर भभुआ जाएगी। वहीं एक जो 4223 गाड़ी राजगीर बनारस बुध पूर्णिमा एक्सप्रेस है, उसके भी रूट में अस्थायी परिवर्तन किया गया है। यह ट्रेन अब राजगीर से चलकर पटना आरा सासाराम होते हुए पंडित डीडी जंक्शन के रास्ते बनारस जाएगी। यानी कई ट्रेनों के मार्ग परिवर्तन किए गए हैं, जिसको जानना रेल यात्रियों के लिए ज़रूरी है। जो उस रूट पर रेल यात्रा करने वाले लोग हैं उनके लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। कई ट्रेनों का परिचालन जो है इस रास्ते से किया जाएगा, जो कि आरा से
गढ़हनी पीरो होते सासाराम होते भभुआ को जाएगी, वहीं आरा से डीडीयू होते कई ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा, जिसको लेकर के रेलवे के द्वारा जो दिशा निर्देश है वो जारी किया गया है और इसको लेकर के सूचना भी जारी कर दी गई है। तो जो रेल यात्री इस रूट से सफ़र करने वाले हैं वो घर से निकलने से पहले जब यात्रा के लिए वो निकल रहे हैं तो ट्रेन के आने जाने के रूट को ज़रूर जान लें ताकि उनको कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। चंदन कुमार, न्यूज़ 18 भोजपुर। बढ़ते आगे, मुंगेर के शीतलपुर गांव में बॉयज फुटबॉल के लिए एकलव्य स्पोर्ट्स स्कूल की शुरुआत कर दी गई है। अब तक बिहार में 24 एकलव्य स्पोर्ट्स स्कूल खोले जा चुके हैं, जबकि आने वाले वक्त में 68 एकलव्य स्पोर्ट्स स्कूल राज्य भर में खोले जाएंगे। हर स्कूल में 30 से ज्यादा प्रतिभाशाली खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। इन खिलाड़ियों को सरकार की ओर से फ्री हॉस्टल, खाना, रहना, पढ़ाई, कोचिंग, खेल प्रशिक्षण पूरी तरह निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार का ये साफ संदेश है कि पैसे की कमी अब प्रतिभा के आड़े नहीं आ सकती। गांव-गांव से खिलाड़ी निकले और बाहर आए, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक तैयार किया जाए। खेल महानिदेशक ने यह भी कहा कि मुंगेर के खिलाड़ियों के लिए जल्द ही टेनिस, तीरंदाजी के लिए भी एकलव्य स्पोर्ट्स स्कूल खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री जी का जो खेल महाकांक्षा योजना के तहत खोला जा रहा है, उसमें अभी तक 24 स्कूल खुल गया है। उसमें हर स्कूल में 30-30 बच्चे बच्चियों को हम लोग सिलेक्शन करके हॉस्टल फैसिलिटी, खाने पीने का और कोचिंग, एजुकेशन, स्पोर्ट्स किट सब देख करके हम लोग बच्चे को स्पोर्ट्स में आगे बढ़ा रहे हैं। और देखिए, 17 सितंबर 2025 को पीएम मोदी ने पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन किया और अभी पूर्णिया से दिल्ली, कोलकाता, अहमदाबाद, हैदराबाद के लिए 5 फ्लाइटों का संचालन हो रहा है, जिसमें इंडिगो स्टार एयर की फ्लाइट चल रही है। इस फ्लाइट में लगातार यात्री सफर कर रहे हैं। दिसंबर महीने तक लगभग 50,000 यात्रियों ने सफर किया और अब ये संख्या बढ़कर जनवरी महीने में 1 लाख से भी अधिक हो गई है। कटिहार के एमएलसी और मेयर ने कहा है कि ये बहुत ही खुशी की बात है। इससे सीमांचल, कोसी, बंगाल और नेपाल के आसपास के 12 जिले के करोड़ों लोगों को फायदा मिल रहा है। तो एयरपोर्ट ने 4 महीने में इतिहास रच दिया है। पूर्णिया एयरपोर्ट की ये बहुत बड़ी कामयाबी है। इतने दिनों में लगभग लाखों लोगों ने ट्रैवल किया है, सफ़र किया है और ये खुशी की बात है पूर्णिया एयरपोर्ट के लिए। और इसमें और भी ज़्यादा सुविधाएं जोड़ने की कोशिश की जा रही है। एयरपोर्ट के आधुनिकीकरण का कार्य भी किया जाएगा टेंडर पास होने के बाद और 1 लाख यात्रियों ने अब तक उड़ान भर दिया है।